हेलो गाइस, माई सेल्फ कोमल जैन। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तक चलवाया था। उसके परसेंटेज आई हैव डिस्क्राइब विथ यू गाइस कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन 97% ट्रांसपोर्ट होता है एंड प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में 3%। देन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। वैसे ही हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिलता है तो उसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो उसके फॉर्म में CO2 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है एंड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%, आई मीन बाइकार्बोनेट यानी H2CO3 के फॉर्म में, एंड प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में 7%। तो माइंड दैट कि CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट होता है। सो दैट इज सबसे बड़ा वैल्यू है। ओके, अब मैं ये जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे मैंने ये खुद से एक डायग्राम प्रिपेयर किया है। ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग से, और ये समझना थोड़ा इजी होगा, मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ट्रांसपोर्टेशन को, बस दो साइट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाली हूँ। जैसे कि टिश्यू साइट की अगर हम बात करते हैं, वेट अ मिनट जस्ट। ओके, हाँ, टिश्यू साइट की पहले हम बात करेंगे। तो टिश्यू साइट यानी कि कल मैंने समझाया था कि टिश्यू और सिस्टेमेटिक कैपिलरी के बीच एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसमें जो सिस्टेमेटिक कैपिलरी होगी वहां से टिश्यू में O2 आएगा एंड टिश्यू से सिस्टेमेटिक कैपिलरी में CO2 जाएगा। ठीक है, तो ये देखो टिश्यू से सिस्टेमेटिक, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये चीज, ठीक है, ये वाली चीज, दैट इज माई सिस्टेमेटिक कैपिलरी। ओके, एंड ये जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज बाइकॉनकेव शेप जो आपको दिख रहा है, ये मेरा आरबीसी हो गया। ठीक है, और ये अपना टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है उसमें से O2, टिश्यू में O2 आएगा, फ्रॉम सिस्टेमेटिक कैपिलरी O2 आएगा एंड टिश्यू से CO2 जाएगा। तो ये जब टिश्यू से सिस्टेमेटिक कैपिलरी में ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड के आरबीसी में जब CO2 जाएगा तो आरबीसी के पास ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है। आरबीसी ऑलरेडी पजेस वाटर, सो ये जो वाटर होगा वो इस CO2 के साथ मिलके H2CO3 बनाएगा। ओके, और ये जो H2CO3 है वो अल्टीमेटली किस में ब्रेक डाउन होगा? H प्लस एंड HCO3 माइनस के अंदर ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और ये जो पूरा रिएक्शन है ना, यहाँ इस वाले स्टेप पे और ये वाले स्टेप पे और ये वाले स्टेप पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस करके एंजाइम होता है। ये दोनों स्टेप पे रिएक्शन जो कैटालाइज करता है, H2O से CO2 बन के जब H2CO3 बनता है, उस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। एंड H2CO3 से फिर आगे जाके जब ब्रेकडाउन होता है, बिकॉज ये ब्रेकडाउन क्यों होता है, तो इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, बिकॉज इट इज अ वीक एसिड, तो वो डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब H प्लस और HCO3 माइनस में। तो उसके कारण ये मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस से कैटालाइज करता है। फिर ये जो H प्लस है वो तो अगर बढ़ जाएगा मान लो आरबीसी में यानी ब्लड में, तो वो तो एसिडिक नेचर क्रिएट कर देगा, ब्लड को एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ब्लड में। तो इसके लिए क्या होता है, इसको कंपेंसेट करने के लिए हीमोग्लोबिन बफर की तरह एक्ट करता है। यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये देखो उसने इस H प्लस को ले लिया और बना लिया HHB, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इसे कहा जाता है। दिस HHB इज नोन एज रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। और ये जो HCO3 माइनस है, देखो चार्ज इज ऑलवेज अ टेंशन, तो ये जो H प्लस है उसको तो हीमोग्लोबिन ने लेके आरबीसी का टेंशन दूर कर दिया, लेकिन HCO3 माइनस का अब क्या होगा? तो HCO3 माइनस अभी तो सेल के अंदर है ना, आरबीसी के अंदर है, लेकिन अब ये किधर चला जाएगा? प्लाज्मा में चला जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा में। ब्लड हैज टू कंपोनेंट्स ना, सेल वाला एंड प्लाज्मा वाला। तो वो प्लाज्मा में चला जाएगा HCO3 माइनस। अब चार्ज को बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। HCO3 माइनस बाहर गया तो अंदर तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, इसकी वजह से Cl माइनस अंदर आता है। जब HCO3 माइनस बाहर जाता है तो साइमल्टेनियसली Cl माइनस अंदर आता है, एंड दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। ओके, तो ये जो पूरा
सिनारियो है वो हमारा टिश्यू साइड पे होता है। एक और चीज जो मैं बताना मेरा रह गया, दैट इज HbCO2। देखो जो हीमोग्लोबिन है, जब वो मतलब कि जब ये सिस्टमेटिक कैपिलरी से ब्लड आ रहा है, हार्ट के थ्रू जब आ रहा है ब्लड, सारे टिश्यूज पे जब पहुंच रहा है, टिश्यूज को तो O2 चाहिए, तो हीमोग्लोबिन पहले से CO2 के साथ बाइंड नहीं होगा, पहले तो ये हीमोग्लोबिन O2 के फॉर्म में होगा। तो मैंने लिखा है ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन ऑफ HbO2, यानी कि ये जो O2 है वो हट जाएगा और वहां पे क्या जुड़ जाएगा, CO2 जुड़ जाएगा। तो HbCO2 हमें कैसे मिलता है, बाय द डिसोसिएशन ऑफ HbO2। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना है। आपको फेट ऑफ CO2 याद रखना है। फेट ऑफ CO2 यानी आपको सोचना है कि भाई ये CO2 है तो इसका क्या क्या हो सकता है जब ये आरबीसी में जाएगा। तो पहला सोचो कि आरबीसी में पानी है तो उसके साथ मिल गया, बाइकार्बोनिक एसिड बना लिया, फिर वो H+HCO3- में ब्रेक हो गया, फिर जो H+ है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, क्योंकि आरबीसी को खुद का टेंशन दूर करना है, तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, तो वो अब जो एसिडिक नेचर वाली प्रॉब्लम थी कि ब्लड एसिडिक नेचर उसका हो जाता, वो सॉल्व हो जाएगी। और ये चार्ज बैलेंस वाली एक प्रॉब्लम थी तो वो क्लोराइड शिफ्ट से सॉल्व हो गई। और ये दोनों स्टेप्स जो है, ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप जो हो रहा है, उसे कैटेलाइज कौन कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटेलाइज कर रहा है। फिर दूसरा CO2 का फेट सोचो, दिमाग में सोचो कि भाई सिस्टमेटिक कैपिलरी से जब ब्लड आ रहा है टिश्यूज में, तो टिश्यूज को O2 चाहिए, टिश्यूज उसमें से O2 भी तो लेगा। तो जब टिश्यूज उसमें से O2 लेगा, HbO2 में से, मान लो ये वाले फॉर्म से ये टिश्यूज ने O2 ले लिया यहाँ से, तो ये O2 तो चला गया, तो अब ये हीमोग्लोबिन के साथ किसी को तो जुड़ना पड़ेगा। तो अब ये हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, HbCO2। तो मैंने ऊपर बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ट्रांसपोर्टेशन बेस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वाला फॉर्म है जो 20 से 25% होता है। फिर ये जो मैंने बताया था बाइकार्बोनेट आयन अगर बोलते हो तो HCO3-, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, एज ए बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कितना था, 70% ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में था। और थर्ड क्या रह गया, प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में। तो ये प्लाज्मा में, एक मिनट, या HCO3- जो है वो अगर बाहर जाएगा, सो दैट इज वो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये तो क्या हो जाएगा, HCO3- हमारा प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में नहीं, ये तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही रहेगा। और इसके अलावा जो डिसॉल्व फॉर्म होगा CO2, वो कोई किसी के साथ मिक्स होके कोई आयन नहीं बनाएगा, लेकिन जस्ट डिसॉल्व फॉर्म में जो होगा CO2, वो 7% होगा उसका ट्रांसपोर्ट उस तरीके से, सो दैट वी कैन नॉट शो हियर। लेकिन वो थर्ड चीज जो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में जो थी, वो हमको याद रखनी है, जो 7% थी। नेक्स्ट पल्मोनरी साइट पे कैसे होगा, सो पल्मोनरी साइट पे हमें, ये हमारी एल्वियोलाई है, ओके, दिस इज अवर एल्वियोलाई एंड दिस इज अवर पल्मोनरी कैपिलरी नाउ, ठीक है। और ये आ गया हमारा बाइकॉनकेव शेप का आरबीसी। अब ये जो मैंने चीजें, अब ध्यान रखना कि टिश्यू से ब्लड होके टिश्यू से हार्ट में जाएगा, पहले तो हार्ट में जाएगा, हार्ट के तरफ, यानी कि विंग, यानी कि सिस्टमेटिक विंग हो गया, ठीक है। हार्ट हार्ट में तो जो टिश्यूज में से आया वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, क्योंकि टिश्यूज ने O2 लेके सिस्टमेटिक कैपिलरी को क्या दिया था भाई, CO2 दिया था। और टिश्यूज ने खुद O2 ले लिया था, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे जाएगा सिस्टमेटिक वेन के थ्रू हार्ट में। अब हार्ट में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, तो हार्ट उसे ऑक्सीजनेट करने के लिए कहाँ भेजता है, लंग्स के पास भेजता है। तो वही ब्लड अब आएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पे आएगा, लंग्स में आएगा। वो पल्मोनरी आर्टरी मैंने कल बताया था अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पल्मोनरी कैपिलरी। अब जो हमारे वहां से ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी से, मैंने ऊपर बताया था टिश्यू साइड पे जो हीमोग्लोबिन है, H+ जो है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड होके HHB रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बना लिया था। अब पल्मोनरी साइड के पल्मोनरी कैपिलरी के आरबीसी में क्या होगा, ये जो HHB है अब वो ब्रोकन डाउन होगा। अब
अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे हमें हीमोग्लोबिन को क्यों तोड़ना है, रहने देते हैं ना ऐसे ही। तो भाई इसीलिए तोड़ना है, एक उसके दो रीजंस है। हम जब ये हीमोग्लोबिन को ब्रोक डाउन करेंगे तब तो हम एल्वियोलाई से हमें क्या करना होता है, एल्वियोलाई से O2 लेना होता है और एल्वियोलाई में CO2 भेजना होता है, पता है ना ये चीज तो, कि आरबीसी से एल्वियोलाई में CO2 भेजेंगे तभी जाके वो मतलब लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर एक्सहेल्ड हो पाएगा। और हमें अंदर क्या लेना होता है, O2 लेना होता है। O2 क्यों लेना होता है, क्योंकि टिश्यूज तक हमें O2 पहुंचाना है। तो सोचो कि भाई इस O2 को अगर लेना है, कौन लेने वाला है, हीमोग्लोबिन लेगा। तो वो जो एच भी बाउंड स्टेट में था तो उसे अलग करना पड़ेगा, एच को अलग करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डिसोसिएशन फॉलो होता है, एंड फॉलोड बाय इट्स डिसोसिएशन वो जो हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। ये पहला फेट हो गया। सेकंड, अब ये H+ तो भाई टेंशन का कारण बन गया, नहीं, टेंशन का कारण नहीं। अब वापिस से ये मत सोचना कि ये H+ हीमोग्लोबिन के साथ मिलके HH भी बना देगा, नहीं, उल्टा रिएक्शन थोड़ी ना हमें करवाना है। जस्ट अ मिनट। हम्म उल्टा रिएक्शन तो हमें करवाना नहीं है। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना कि H+Hb के साथ मिलके वापिस HH भी बना देगा, नहीं। अब ये जो H+ है वो क्या करेगा, याद करो कि HCO3- बाहर गया था, प्लाज्मा में गया था। ये जो मैंने ऊपर टिश्यूज का जो बताया, उसमें ये जो HCO3- था वो प्लाज्मा में गया था। अब ये पल्मनरी साइड पे क्या होगा, ये पल्मनरी साइड में वही HCO3- अंदर आएगा और ये H+ के साथ मिलेगा। ठीक है, ये H+ के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। और H2CO3 अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वो जो CO2 है वो हमारी बॉडी के बाहर क्या हो जाएगा, एक्सहेल्ड आउट हो जाएगा। ओके, फिर ये CO2 हमारी बॉडी के बाहर एक्सहेल्ड आउट हो जाएगा। अब सोचो कि ये HCO3- जब अंदर आया तो सेम टाइम पे बाहर तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि HCO3- अंदर आया है। तो इसलिए क्या होता है, Cl- बाहर जाता है। तो ये क्लोराइड शिफ्ट का रिवर्स हुआ। टिश्यू साइट में क्या होता था, टिश्यू साइट में CO2 और H2O मिलके H2CO3 बनाते थे, वो H+ और HCO3- में ब्रेक होता था। H+ हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बना लेता था और HCO3- प्लाज्मा में बाहर चला जाता था। सो और Cl- उस वक्त अंदर आ जाता था। ठीक है, सो दैट इज क्लोराइड शिफ्ट। यहाँ पे उल्टा आ रहा है, वहाँ पे HCO3- बाहर जाता था, यहाँ पे HCO3- जो बाहर गया ना वही प्लाज्मा में से वो जो गया वही अंदर आया, और उस वक्त Cl- हुआ, जो अंदर आया था वही बाहर गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोराइड शिफ्ट का रिवर्स हुआ, तो उसे अपन कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। और दूसरी क्या चीज होती है, वहां पे हमने देखा था कि टिश्यूज से जब सिस्टेमेटिक कैपिलरी में CO2 आता है तो वो HbCO2 बनता है। ओके, अब वही जो HbCO2 है, अब तो हमें O2 लेना है ना, तो ये CO2 का हटना पड़ेगा। फॉलोड बाय डिसोसिएशन ऑफ HbCO2 हमें क्या मिलेगा, HbO2 मिलेगा। ओके, सो ये हमारा कौन सा हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हम बोलते थे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है 98%। सो वो ये वाला हो गया। डिजोल्व फॉर्म में दैट इज 3%। ओके, सो ये फेट्स आपको याद रखने हैं। वापिस से एक बार बता देती हूँ, एल्वियोलाई से O2 आएगा तो सबसे पहले जो रिड्यूस्ड हुआ था वो H+ अपना निकाल देगा। ठीक है, और ये O2 के साथ कंबाइन, CO2 भी उसमें, जो CO2 भी उसमें आया था, वो मतलब जो CO2 भी Hb के साथ कंबाइन हुआ था, दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू HbO2। एंड जो H+ है वो HCO3- के साथ मिलके वो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन वो H2 और CO2 में जब कन्वर्ट होगा तो CO2 बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम
ट्रांसपोर्ट जो है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके। सो अब मैं कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगी। ओके, तो ये दो चीज फैक्ट हैं जो आपको याद रखनी है, वो ये। 1 मिनट, मैं पेंसिल चूज कर लूँ। हम्म। ओह, ये तो काफी बड़ी पेंसिल आ गई। आई हैव टू चूज थीन पेंसिल। ओके, सॉरी बेटा। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, मतलब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना इक्विवेलेंट 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन होता है, और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 53 ml ऑफ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये तो चीजें हमें याद रखनी है, बट मैं इस चीज का आपको रीजन बताऊंगी कि कैसे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन O2 हमने कैलकुलेट किया। सो दैट रीजन आई विल गो टू एक्सप्लेन यू गाइस। बाद में आएगा, इसी पीडीएफ में आएगा। ओके। ये चीज क्या बोल रही है कि मैंने जब आपको बताया कि सिस्टेमेटिक कैपिलरी से टिश्यूज को क्या होता है, टिश्यूज को O2 चाहिए रहता है। टिश्यूज को सिर्फ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो, एल्वियोलाई से पल्मनरी कैपिलरी में क्या आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्योंकि उसमें एल्वियोलाई से हमने O2 लिया, और अभी मैंने ऊपर बताया आपको पल्मनरी साइड पे, और पल्मनरी कैपिलरी से एल्वियोलाई में CO2 गया, O2 लिया। ठीक है, CO2 गया यानी CO2 तो कम हो गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, हार्ट में आया था। किसके थ्रू आया था, हार्ट के तरफ जाना, यानी कि विन। कहाँ से आना, लंग्स से, यानी कि पल्मनरी। ठीक है, यानी ओके। हाँ, पल्मनरी विन के थ्रू वो हार्ट में आया। ठीक है, हार्ट से फिर ये तो हार्ट में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज पे पहुंचाना है। अब टिश्यूज पे पहुंचाना है, यानी हार्ट से पहुंचाना है, हार्ट से दूर। तो हार्ट से दूर कौन ले जाता है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वो लाइन मैंने कही थी, याद रखना। तो पल सिस्टमेटिक आर्टरी। सिस्टमेटिक क्यों, पल्मनरी क्यों नहीं, सिस्टर आर्टरी इसीलिए क्योंकि हार्ट से दूर, टिश्यूज के तरफ, हार्ट से दूर आर्टरी। टिश्यूज के तरफ यानी कि सिस्टमेटिक, टिश्यूज के लिए हम सिस्टमेटिक वर्ड यूज करते हैं, तो सिस्टमेटिक आर्टरी। अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट होगी, सिस्टमेटिक कैपिलरी में कन्वर्ट होगी। तो जो सिस्टमेटिक कैपिलरी से O2 टिश्यूज में जाएगा, 25% ही चाहिए O2 हमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, जो सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू, कैपिलरी, सिस्टमेटिक कैपिलरी के थ्रू टिश्यूज में जाएगा। ठीक है, 25% ही चाहिए टिश्यूज को, रिमेनिंग 75% स्टिल रहता है सिस्टमेटिक वीन में। मैं सिस्टमेटिक वीन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टिश्यूज से वापिस ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में, हार्ट के तरफ यानी कि वीन, टिश्यूज से यानी कि सिस्टमेटिक, टिश्यूज के थ्रू यानी कि सिस्टमेटिक, हार्ट के तरफ यानी कि वीन, यानी कि सिस्टमेटिक वीन के थ्रू वो ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। ठीक है, तो वो जो सिस्टमेटिक वीन होगी ना, उसमें 75% स्टिल हीमोग्लोबिन O2 के साथ सेचुरेटेड होगा। उस उसने सिस्टमेटिक विन के पहले, यानी कि जब वो जो एक्सचेंज हो रहा था टिश्यूज के साथ, सिस्टमेटिक कैपिलरी से जब एक्सचेंज हो रहा था, तब सिस्टमेटिक कैपिलरी से टिश्यूज को सिर्फ 25% O2 चाहिए था। बाकी का 75% तो अभी भी सिस्टमेटिक विन में है। लेकिन फिर भी देखो, सिस्टमेटिक वीन, वीन में यानी क्या बोलता है, वीन यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ब्लू कलर से हम डिनोट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है यानी। तो मैंने लिखा है डिस्पाइट द नेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो आई हैव रिटन हियर, पेंसिल बार बार चली जाती है, डिस्पाइट द नेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि देखो 75% वो स्टिल 75% स्टिल ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड है, फिर भी हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके। अब मैंने बोला था टिश्यूज को, आई हैव
explained above कि per 100 ml of blood 20 ml of O2 equivalent contains 20 equivalent amount of O2 per 100 ml of blood 20 ml of O2 होता है, ऐसा बोला मैंने, ठीक है। लेकिन ऊपर मैंने ये भी तो समझाया कि टिश्यूज को कितना चाहिए, मान लिया पर 100 ml ऑफ ब्लड देयर इज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 20 ml ऑफ O2, लेकिन टिश्यूज को तो मैंने बोला 25% ही चाहिए, यानी कि मेरे पास है 20 ml, लेकिन टिश्यूज को कितना चाहिए, 25% चाहिए, यानी कि 25% ऑफ 20 यानी कि 5 ml ऑफ ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन इन शॉर्ट, बिकॉज इट इज 20 ml ऑफ वॉट, 20 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, ओके। So 5 ml of O2 is given to tissues plus 15 ml of O2 is still there in systematic vein. अभी भी इतना 15 ml of O2 है, टिश्यूज को तो सिर्फ 25% चाहिए था 20 ml का, ये चीज समझे क्या, पर 100 ml of blood there is equivalent of 20 ml of O2, ठीक है, लेकिन टिश्यूज नीड्स 25% ऑफ 20 यानी कि 5 ml, बाकी का 15 ml is still there in systematic vein। उसके बाद मैंने बोला ना कि कैसे वी हैव सेड कि हाउ 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, सो इसका भी कैलकुलेशन आई हैव रिटन हियर। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, दिस इज अ फैक्ट, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ब्लड, यानी कि इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि 1.34 ml ऑफ O2, हम O2 की बात कर रहे हैं। सो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑफ O2 होता है, and normally in an healthy individual, wait, I am trying to select a pen। नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल में 15 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में मैंने क्या कहा, 1.34 ml ऑफ O2 होता है। सो टोटल इन ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल 15 इंटू 1.34, हेल्दी इंडिविजुअल में 15 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम परसेंटेज यानी क्या समझना है, 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, हम सारी कैलकुलेशन पर 100 ml ऑफ ब्लड ही करेंगे। सो 15 इंटू 1.34, क्योंकि देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में तो 1.34 ml ऑफ O2 होता है ना, तो हेल्दी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग देखे जिसमें 15 ग्राम परसेंटेज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आएगा। सो ये मैंने कैलकुलेशन बताई कि पर 100 ml ऑफ ब्लड हमने कैसे 20 ml जो है वो कैलकुलेट किया है। एक बार वापिस से इफ यू नीड आई कैन गो, ये जो मैंने ऊपर चीज कही थी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन इक्विवेलेंट ऑफ 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन, वो चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाई है कि कैसे 20 ml आया, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 1.34 ml ऑफ O2, इन ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल देयर इज 15 ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन, सो अकॉर्डिंग टू इट 15 इंटू 1.34 करो, यू विल गेट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब ये वही चीजें हैं कि 98.5% जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, एंड जो 3% होता है, तब ये परसेंटेज बुक के वाइज अलग होते हैं, तो आपको जिस टाइम पे आप जिस लेवल पे अभी स्टडी कर रहे हो, अगर नीट की या फिर जो भी बीएससी लेवल की जो भी बुक से पढ़ रहे हो उसमें जो भी वैल्यू दी है यू हैव टू स्टडी, बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखे अपन, ठीक है, बायोलॉजी की, तो उसमें वी हैव टू रिमेंबर कि 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है एंड 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, ओके। और ये वाली चीज खास याद रखनी है कि टिश्यूज को सिर्फ 25% ही चाहिए रहता है, बाकी का 75% इज स्टिल देयर इन सिस्टमैटिक वेन, ओके। अब उसके बाद है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो एक्स एक्सिस पे है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर की यूनिट mmHg में होती है, एंड वाई एक्सिस पे हमारा परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन,
यानी कि हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन की ऑक्सीजन के साथ वो कितना सैचुरेटेड है वो चीज। तो देखो हम स्टेप वाइज देखेंगे इस तीनों लाइंस को, कि जब पार्शियल प्रेशर 100 होता है तब ये जो परसेंट सैचुरेशन है वो कितना बता रहा है, बिटवीन 90 टू 100। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टमेटिक आर्टरीज। ठीक है, अब ध्यान दो कि सिस्टमेटिक आर्टरीज में जो पार्शियल प्रेशर था O2 का वो 100 ही था। ठीक है, और वो बताया कि 100 पार्शियल प्रेशर पे परसेंट सेचुरेशन कितना रहता है, 95। अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक आर्टरीज में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 100 होता है। वो मैंने कल अच्छे से समझाया था कि वो 105 से 100 क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि वो कंडक्टिंग पोर्शन से पास करता है फिर हार्ट की तरफ जाता है, इसलिए 105 से ड्रॉप होकर 100 हो जाता है। तो सिस्टमेटिक आर्टरी में O2 का पार्शियल प्रेशर 100 होता है। फिर ये पार्शियल प्रेशर कम होके जब 40 आता है, अब वो भी आपको देखना जो मैंने कल समझाया था उस वीडियो में कि सिस्टेमेटिक विंस में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40 होता है। तब परसेंट सेचुरेशन कितना है, 75% होता है। मतलब एक बार जब वो जो सिस्टेमेटिक आर्टरी है हमारी और टिश्यूज है, ठीक है, तो सिस्टेमेटिक आर्टरी में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 100। लेकिन और वहां से सिस्टेमेटिक आर्टरी से वो कहाँ जाने वाला है, टिश्यूज में। कब तक जाएगा, जब तक उसका पार्शियल प्रेशर टिश्यू जितना नहीं हो जाता, और टिश्यू में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40। ठीक है, तो वो ड्रॉप हो गए जब तक, सिस्टेमेटिक कैपिलरी का ड्रॉप हो गया जब तक 40 नहीं हो जाता तब तक वो जाएगा। और फिर आगे जाके टिश्यू से वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा सिस्टेमेटिक वेन के थ्रू। ठीक है, तो तब उसका परसेंट सेचुरेशन कितना हो जाता है, 40 पार्शियल प्रेशर पे। मतलब सिस्टेमेटिक विन पे अब कितना पार्शियल प्रेशर है, सिस्टेमेटिक विन क्यों बोला, पहले तो बार बार ये चीज मैं बताई कि हार्ट के तरफ जा रहा है, दैट इज विन। टिश्यूज के थ्रू जा रहा है, दैट इज सिस्टेमेटिक। सो सिस्टेमेटिक विन में O2 का पार्शियल प्रेशर इज 40। तो उस वक्त परसेंट सेचुरेशन कितना है, 75% है। ओके, तो ये चीज मैंने ऊपर भी तो बताई कि सिस्टेमेटिक विन में अभी भी स्टिल देर इज 75% हीमोग्लोबिन O2 के साथ सेचुरेटेड है। तो ये यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाइए। ओके, और जब पार्शियल प्रेशर ड्रॉप होकर 20 हो जाता है, अगर ये देखो ये पार्शियल प्रेशर जब ड्रॉप होकर 20 हो जाता है 40 की जगह, तो ये परसेंट सेचुरेशन और भी कम हो गया, 35। अब रियल मीनिंग समझो परसेंट सेचुरेशन का। जब ये परसेंट सेचुरेशन 75 है, तो इसका मतलब ये है कि 75% हीमोग्लोबिन इज सेचुरेटेड विथ O2। सेचुरेटेड यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि वो ज्यादा सेचुरेटेड है, ज्यादा हीमोग्लोबिन O2 को अपने पास रख रहा है कि तू मेरे पास ही रहे, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना कहाँ नहीं है, मैं तेरे को टिश्यूज में छोड़ूंगा नहीं। 75% तू मेरे पास रहे, मैं तेरे को 25% टिश्यूज में छोड़ दूंगा। इसलिए मैंने बोला था कि टिश्यूज को 25% O2 मिलता है। अब यहाँ पे परसेंट सेचुरेशन कम होके 35 हो गया, यानी कि परसेंट सेचुरेशन कम हो गया। यानी कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ रहने की जो इच्छा थी, जो सेचुरेट होने की इच्छा थी, उसके साथ रहने की इच्छा थी, वो कम हो गई। मतलब वो अब उससे दूर जाएगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दूर हो जाएगा। मतलब वो किसको जाएगा, अब टिश्यूज को जाएगा। तो जब परसेंट सेचुरेशन कम हो गया, यानी कि हीमोग्लोबिन को O2 के साथ अब नहीं रहना, अब वो O2 को लूज करेगा, मतलब ज्यादा O2 अब जाएगा और हीमोग्लोबिन कम सेचुरेट होगा, है समझ। तो ज्यादा O2 टिश्यूज को पहुंचेगा। अब थिंक ऑफ द कंडीशन कि ऐसा कब हो सकता है, कब टिश्यूज को ज्यादा O2 की नीड हो सकती है। सो एक्सरसाइज के केस में जब हमारी बॉडी की ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है और हमें ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, यानी हमारे टिश्यूज को ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, तो उस केस में जो पार्शियल प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग आप देखो ड्रॉप होके 20 हो गया, तो परसेंट सेचुरेशन कम हो गया और O2 को, सॉरी टिश्यूज को O2 ज्यादा मिल गया। ठीक है, और ये मैंने लिखा है सिग्मॉइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ठीक है, ये उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक कर्व। और यहाँ पे नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ठीक है, जो इस ये वही जो मैंने अभी बताया कि 100% पार्शियल प्रेशर पे, 100% पार्शियल प्रेशर पे परसेंट सेचुरेशन कितना होता है,
90 से 100 होता है। ओके, एज इन केस ऑफ एल्वियोलर साइट, यानी जैसे कि सिस्टमेटिक आर्टरी में होता है। ठीक है, ओके, पल्मोनरी वीन में होता है, बस इस तरीके से। 100 से 60 के बीच में पर्सन सेचुरेशन 90 से 100 ही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये मिस्टेक जरा, पर्सन सेचुरेशन इज बिटवीन 90 टू 100 mmHg नहीं, पर्सन सेचुरेशन को हम mmHg में कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर्सन सेचुरेशन तो परसेंट में ही आएगा। ओके, देखो 100 से 60 के बीच में आप देखो ये लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो कर्व है ना, ये पूरा लीनियर दिख रहा है, ये देखो। मतलब यहाँ पे जो पर्सन सेचुरेशन है वो 90 से 100 के बीच में ही रहेगा, यानी आपका पार्शियल प्रेशर 100 से 60 तक ड्रॉप हो जाएगा ना, तब तक वो पर्सन सेचुरेशन 90 से 100 के बीच में ही रहेगा। वो चीज है। 40 के पार्शियल प्रेशर पे पर्सन सेचुरेशन 75 हो जाएगा, वो मैंने बताया। फिर 20 पे और भी कम हो गया पर्सन सेचुरेशन, 25 हो जाएगा, जैसे एक्सरसाइज के केस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कंपेंसेशन के बारे में बात करते हैं जो एक्सरसाइज के केस में होता है। मैंने अभी ऊपर बताया कि जब हम एक्सरसाइज ग्राफ के थ्रू बताया कि जब हम नॉर्मली क्या होता है, टिश्यूज को 25% ऑफ O2 चाहिए, बाकी 75% सिस्टमेटिक विन में वैसा का वैसा चला जाता है। ठीक है, और तब O2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। ये चीज याद रखनी होगी। और ये जो मैंने चीज लिखी है ना, ये 40 यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जब सिस्टमेटिक विन में पर्सन सेचुरेशन 75% था ना, तो मैंने कल बताया था, कल देखना कि सिस्टमेटिक विन में पार्शियल प्रेशर 40 होता है। तो तब ये डिफरेंस, और वो सिस्टमेटिक विन हार्ट में जाके अल्टीमेटली हार्ट से लंग्स में जाएगी, पल्मोनरी, तो पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी कैपिलरी, तो पल्मोनरी कैपिलरी में कितना हो गया, 40 हो गया। 40 है O2 का पार्शियल प्रेशर। देखिए ये पर्सन सेचुरेशन एक्सरसाइज के केस में 75% से ड्रॉप होके 25% हो गया। अब पर्सन सेचुरेशन कम हुआ तो पार्शियल प्रेशर भी तो कम होगा। O2 का पर्सन सेचुरेशन कम हुआ तो O2 का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। 40 से मान लो मैंने अज्यूम किया कि 30 होगा। ठीक है, अब जब 105 और 40 था, मतलब 105 और 40 जब था, और 105 और फिर 30 हो गया, तो अब ये जो डिफरेंस है 105 और 30 का, सो वो ज्यादा हो गया ना, मतलब 40 से कहाँ पे आ गया, 30 पे आ गया। सो उससे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस इंक्रीज होगा, देयर बाय द डिफ्यूजन रेट। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं समझ रहा तो मैं ये डायग्राम से जो मैंने आज बनाया है उससे बताती हूँ। देखो अभी तक का जो मैंने बोला, ये एक्सप्लेनेशन कंपेंसेशन का, वो अभी मैं यहाँ समझा रही हूँ कि यहाँ पे ये सिस्टमेटिक विन है। ठीक है, और ये यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40। यहाँ पे भी 40। CO2 का यहाँ पे कितना है, 45। सो यहाँ सिस्टमेटिक विन में पर्सन सेचुरेशन कितना है, HbO2 का पर्सन सेचुरेशन 75% है। ठीक है, इट इज 75%। लेकिन जब ये ज्यादा O2 दे देगा इसको, टिश्यूज को, तो पर्सन सेचुरेशन मान लो कि 20 का पार्शियल प्रेशर आ गया, इसको O2 40 तक ही देना था ना, 100 है यहाँ पे, ये इसको देगा पार्शियल प्रेशर, तो इसका 40 ड्रॉप होगा, टिश्यू के जितना होगा, समझाया था। लेकिन मान लो कि 40 एक्सरसाइज कर रहा है, एनर्जी की नीड हो गई, तो वो 40 से ड्रॉप होकर 20 हो गया। 20 हो गया, यानी अब ये O2 पे भी क्या आएगा, 20 आएगा।
पार्शियल प्रेशर, यानी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि पार्शियल पर्सन सेचुरेशन ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अपना पार्शियल प्रेशर जो है, यहाँ पे जो 40 है वो ड्रॉप होके क्या हो जाएगा, मान लो कि 35 हो जाएगा या 30 हो जाएगा, तो वो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। वही, तो इस तरीके से कंपेंसेशन होगा। मतलब कि सेचुरेशन कम हो जाएगा और ज्यादा O2 टिश्यूज को पहुंचेगा। सेकेंड जो हमारा केस है हाई अल्टीट्यूड वाला, देखो हाई अल्टीट्यूड पे हम जाते हैं तो हम सबको पता है कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मान लो कि एटमॉस्फेयर में O2 का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg है, CO2 का 0.3 mmHg है। सो हाई अल्टीट्यूड पे तो वो डिक्रीज होगा, मान लो कि O2 का 159 से कम होके कुछ और पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया, तो एल्वियोलर का भी प्रेशर कम हो जाएगा। एल्वियोलर में फिलहाल O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 105 mmHg। ठीक है, वो कम होके एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एल्वियोलर का प्रेशर कम हो गया, 105 से मान लो 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया। लेकिन स्टिल पर्सन सेचुरेशन इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्ट। आप हाई अल्टीट्यूड पे पहुंचते हो फिर भी जो हीमोग्लोबिन O2 का पर्सन सेचुरेशन है वो अफेक्ट नहीं होता। भाई क्यों ऐसा, क्योंकि सी हियर ना कि 100 से 60 के बीच में आपका एल्वियोला का पार्शियल प्रेशर 105, मान लो ड्रॉप होके 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, लेकिन ये कहीं पे भी 100 से 60 के बीच में कहीं पे भी आए, पर्सन सेचुरेशन चेंज नहीं होने वाला, 90 से 100 के बीच में ही रहने वाला है। तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द पर्सन सेचुरेशन हाई अल्टीट्यूड पे। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर्स है विच आर गोइंग टू अफेक्ट हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की तरफ अफिनिटी, अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।